कंपनी तो मूलतः इंग्लैंड की है ना, यूनिलीवर, नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर, ताकि आपको उल्लू बना सकें कि भारत की कंपनी। करोड़ों भारतवासियों को मालूम नहीं हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी है, पढ़े लिखों को मालूम नहीं। वो तो मुझे तर्क करते हैं, राजीव भाई ये तो भारत की कंपनी है ना, नाम में हिंदुस्तान लगा हुआ है। ऐसी ही कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतवासियों को लगे कि ये भारत की कंपनी, तो आ गए लेके उसको। अब पैसे तो थे नहीं, क्योंकि ये कंपनी दिवालिया थी। जब कंपनी बनी ना, तो मैंने वो मिनट्स देखी इनकी 1599 वाली, उनकी मिनट्स वहां लंदन में रखी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस रहा लंदन में, वहां पुराने रिकॉर्ड्स हैं। तो देखा तो इनकी इनिशियल पेड अप कैपिटल 0 थी, शून्य, पैसे ही नहीं किसी की जेब में, और कंपनी बना ली। तो कैसी कंपनी होगी अंदाजा लगा लो, पैसे तो थे ही नहीं। फिर ये राजा के पास गए और कहा कि हमको लाइसेंस दे दो, हम जाएंगे भारत में। तो राजा ने पूछा गांठ में कुछ है, पैसे वैसे हैं? तो उन्होंने कहा हैं तो नहीं। फिर क्या करोगे भारत जाके? तो उन्होंने कहा यहां कुछ उधार लिया है हमने, भारत पहुंच जाएंगे, फिर हमें लगता है कि बहुत माल है भारत में, तो पैसे तो भारत से आ जाएंगे, आप बस लाइसेंस दे दो। तो राजा ने जो लाइसेंस दिया इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसमें लिखा हुआ है कि तुम जो भी कुछ भारत में लूटोगे, माने ट्रेड करोगे। अब ट्रेड का हर समय अर्थ लगाना लूट मार, हाँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगी आपको कहानी। तो राजा ने कहा जो भी तुम लूट मार करोगे इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो कंपनी ने कहा ठीक है, आपका भी हिस्सा है। फिर राजा ने कहा इसमें चर्च का भी हिस्सा होगा। तो कंपनी वालों ने कहा हाँ ठीक है, चर्च को भी देंगे। फिर राजा ने कहा मेरे जो चंगू मंगू हैं, माने ये जो अधिकारी नजदीकी, इनको भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ देंगे। फिर ये जो पार्लियामेंट है इसको भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ देंगे। हाँ हाँ करते गए, माने पैसे का बंटवारा पहले ही हो गया कि भारत में घुसोगे, लूट मार करोगे तो इतना प्रतिशत राजा को, इतना प्रतिशत चर्च को, इतना प्रतिशत एमपीज को, इतने प्रतिशत अधिकारियों को, जो बचेगा वो तुम्हारा। इस पत्र को लेके वो भारत में आए। ये था उनका अथॉरिटी लेटर। अब घुस गए, जहांगीर के सामने पेश हुआ और कहा कि व्यापार करने का लाइसेंस दे दो। तो जहांगीर समझा ये करेंगे खरीद फरोख्त, और उनके लिए था लूटमार। तो जहांगीर ने पूछा भी कि तुम बेचोगे क्या? तो इन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है बेचने को। तो खरीदोगे क्या? तो उन्होंने कहा पैसे भी नहीं है। तो फिर व्यापार कैसे करोगे? तो थॉमस रो ने जहांगीर को कहा कि देखो, हम भारत से कुछ माल उधारी में लेंगे, उधार, और ले जाके बेचेंगे कहीं, फिर मिलेगा पैसा, उसमें से आपको दे देंगे। अब जहांगीर ऐसा भोला भाला सीधा साधा, लाइसेंस दे दिया उसने। मुगल राजाओं में सबसे ज्यादा भोला और सीधा यही था जहांगीर, दे दिया लाइसेंस। अब वो लाइसेंस लेके गए सूरत में, और सूरत में सबसे पहले लूट मार की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जिस घर को लूटा सूरत में, वो घर अभी भी है, कभी भी जाके देख सकते हैं। सूरत में वो घर है, उस पे नाम अंग्रेजों ने अपना लिख दिया, कूपर विला। पहले वो किसी स्थानीय राजा का महल था, वहां लूटा इन्होंने, और लूट के पैसे आए। उस पैसे से फौज बनाई, सेना बनाई, फिर और लूटा, फिर और पैसे आए, फिर और लूटा, फिर और पैसे आए, फिर फौज बढ़ती गई, सेना बड़ी होती गई। तो सूरत के बगल में नवसारी को लूटा, फिर वलसाड को लूटा, फिर भरूच को लूटा, फिर अंकलेश्वर को लूटा, और इस पूरे इलाकों को लूटते लूटते ईस्ट इंडिया कंपनी करोड़पति हो गई। जिनकी गांठ में पैसा नहीं था धेला, उनकी पूंजी हजारों करोड़ पाउंड की हो गई, मात्र 35-40 साल। तो फिर इस कंपनी को लगा कि इस इलाके से कहीं और चलो लूटने, तो फिर पूर्वी भारत में आ गए, कलकत्ता आदि आ गए, वहां लूट मचाई इन्होंने। और लूटने के तरीके क्या थे इनके? ये एक चिट्ठी बनाते थे अंग्रेजी में, और किसी भी करोड़पति भारतवासी के घर में वो चिट्ठी फेंकी जाती थी, और उसमें लिखा जाता था 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो तुम्हारा घर लूटेंगे। अब भारतवासी क्या सोचते थे, अगर घर लूटा तो 10 करोड़ निकल जाएगा, तो 1 करोड़ दे दो भाई।
और जो भारतवासियों के पास होता था उन्हीं के घर में चिट्ठी जाती थी। वो ये उनका तरीका था लूटने का। फिर राजाओं को लूटना शुरू किया उन्होंने, और राजाओं के साथ यही होता था। किसी राजा से 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी, किसी से 50 करोड़ मांगी। कुछ राजा थे जो चुपचाप दे दिया करते थे, कुछ राजा थे जो उनसे लड़ाई लड़ा करते थे। दोनों तरह के राजाओं के नाम बताता हूं, तुरंत आपके ध्यान में आएगा। एक राजा थे जीवाजी राव सिंधिया, वो चुपचाप दिया करते थे जितना अंग्रेज मांगते थे। और उन्हीं के पड़ोस में एक रानी थी, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उसने 1 पैसा नहीं दिया कभी अंग्रेजों। जब जब अंग्रेजों ने चिट्ठी लिखी झांसी रानी को, फाड़ के फेंक दी उसने। ये हैदराबाद का निजाम हुआ करता था, ये चुपचाप देता था अंग्रेजों, चुपचाप, जितना मांगा उतना देता था। और यहीं पड़ोस में ऐसी एक महारानी थी कित्तूर चन्नम्मा, बेलगाम में, 1 पैसा नहीं दिया कभी उसने अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों की चिट्ठी आई उसने फाड़ के फेंकी। ऐसे भारत में राजाओं के बंटवारे थे। कुछ राजा कमजोर, कायर, नपुंसक, निर्वीर, निकम्मे, वो चुपचाप अंग्रेजों को दिया करते थे। और कुछ राजा थे शूरवीर, ताकतवर, साहसी, जो अंग्रेजों से लड़ा करते थे। अपने जयपुर का राजा भी ऐसा ही था, चुपचाप दिया करता था अंग्रेजों, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन उसी के आसपास उदयपुर का इलाके के जो राजा थे कभी नहीं देते थे अंग्रेजों। तो ऐसे चला। तो जिन जिन राजाओं से पैसे मिले अंग्रेजों ने लिए और बड़ी फौज बनाई। फिर उन राजाओं से उन्होंने संधियां की अंग्रेजों ने, उसको कहते थे ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, मित्रता की संधि। अब इस संधि में क्या होता था, राजाओं का गुणगान किया जाता था, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पैसे दे रहे हैं हमको। तो अंग्रेज उसमें लिखा करते थे बहुत अच्छे हैं, उनकी बढ़ाई करते थे झूठ मूठ की। और अंत में एक वाक्य लिखा जाता था, वो खतरनाक होता था। वो वाक्य होता था कि जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा। ये वाक्य लिखा जाता था। इसको कहते थे ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप। सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी एक पन्ने में, नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा रहता था नोट करके, NOTE, नोट। और ये सब अंग्रेजी में लिखा जाता था कि आप जब मर जाओगे आपका राज्य हमारा हो जाएगा। कभी कभी उसमें लिखा जाता था कि अगर आपकी कोई संतान नहीं हुई तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा। इस तरीके से सारे राज्य हड़पे अंग्रेजों ने। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक भी राज्य को अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं जीता, एक भी राज्य युद्ध में नहीं जीता, सबको संधि करके कब्जे में ले लिया। हम अंग्रेजों से कभी युद्ध में नहीं हारे, चालाकी में हारे। भारतवासियों की बहुत सारी विशेषताएं हैं। भारतवासी शूरवीर हैं, प्रतापी हैं, मजबूत हैं, होशियार हैं, अकल वाले हैं, सब कुछ हैं, चालाकी नहीं आती। एक ही चीज में कमजोर है। वो एक गाना है ना, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हमें अनाड़ी। वो गाना हम पे सटीक है। भारतवासी सब सीखा हमने, गणित सीखा, विज्ञान सीखा, खगोल शास्त्र सीखा, दर्शन शास्त्र हमने सीखा, धातु शास्त्र हमने सीखा, दुनिया को सिखाया, उद्योगों में दुनिया को हमने क्या क्या ज्ञान नहीं दिया, सारी दुनिया को गणित का नंबर सिस्टम हमने दिया, शून्य का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र के सारे आविष्कार हमारे हैं, सब कुछ हमारे पास है, चालाकी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कोई कारण है तो एकमात्र कारण है कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो मौसम है, वो इतना अनुकूल है कि हम चालाक हो ही नहीं सकते। चालाक होने के लिए जो जीन की जरूरत पड़ती है वो जीन भारत में हो ही नहीं सकता। चालाक जीन जिसको हम डीएनए कहते हैं ना, जिस डीएनए से चालाकी आती है, वो दुनिया के उन्हीं देशों में होता है जो देश कठोर है, जहां जिंदगी मुश्किल है, जहां ठंड पड़ती है 8-8 महीने,
टेम्परेचर चला जाता है -40 डिग्री। वहां के लोगों के जीन में प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है कि उनको चालाक होना पड़ता है, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमको भगवान ने चालाकी वाला जीन ही नहीं दिया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। चालाकी नहीं आती तो नहीं आती, और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चालाकी ही आती थी और कुछ नहीं आता था। तो वो चालाकी करते थे, चिट्ठी लिखी, संधि पत्र, उसमें एक लाइन डाल दिया। अब राजा उसको पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता था, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी। तो राजा क्या करता था, अंग्रेजों से पढ़वाता था, देखो इसमें क्या लिखा है। अंग्रेज उसको यही पढ़ के सुनाते थे, ये बहुत अच्छा है, आपके हित में है, राज्य के हित में। ये नहीं बताता था कि नीचे लिखा हुआ आपका राज्य चला जाएगा मरने के बाद। इस चक्कर में हम अंग्रेजों की गुलामी में चले गए। बहुत दिन तक मैं ये खोज करता रहा कि आखिर हम गुलाम कैसे हुए, क्योंकि मुट्ठी भर अंग्रेज और इतने बड़े देश को गुलाम बना लें, वो चालाकी से किया उन्होंने, ताकत से नहीं किया। युद्ध में कभी नहीं हारे हम। जब जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े भारत के राजाओं ने, अंग्रेज हारे हर युद्ध में। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने 18 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में नहीं जीत पाए। दक्षिण भारत में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने 17 युद्ध लड़े, एक में भी नहीं जीत पाए। रानी कित्तूर चन्नम्मा के साथ 4 युद्ध लड़े अंग्रेजों ने, हर एक में हारे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जितने युद्ध लड़े सब में अंग्रेज हारे, जीते कभी नहीं वो हमसे किसी भी युद्ध में। चालाकी में जीते वो हमसे। उन्होंने संधियां कर करके राज्यों को गुलामी में लिया। तो पहले जो अनुकूल राजा थे अंग्रेजों को मदद करने वाले, वो गुलामी में गए। फिर अनुकूल राजाओं की मदद से अंग्रेजों ने प्रतिकूल राजाओं पे कब्जा किया, और भारत के ही राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके भारत को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया, भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को मदद करके भारत को गुलाम बनाया। और जिन खानदानों का नाम इसमें सबसे ऊपर है, सिंधिया खानदान उसमें नंबर 1 है। भारत को गुलाम बनाने वालों का खानदान है ये। राजा मानसिंह का खानदान गुलाम बनाने वालों का खानदान है। जयचंद और अमीर चंद का खानदान देश को गुलाम बनाने वाले खानदानों में है। और ऐसे 20 खानदान, ये निजाम का खानदान देश की गुलामी लाने वाला खानदान रहा है। इनकी मदद ली अंग्रेजों ने, इनकी सेना ली, इनके पैसे लिए, और जो शूरवीर राजा थे एक एक करके मारा, सबको खत्म किया। और वो सब आप जानते हो। और एक दिन सारा देश उनके कब्जे में चला गया। और जब कब्जे में आ गया देश, तो उन्होंने एक ही काम किया, ट्रेड माने लूट मार। और वो कैसे मचाई लूट मार, एक कहानी सुनाता हूं आपको। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज इस देश में आया 1750 में, और उसने भारत में आकर बंगाल के राजा, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसके दरबार में एक एप्लीकेशन भेजा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। बंगाल उस समय मुगल सल्तनत का हिस्सा नहीं था। अंग्रेजों ने जहांगीर से लाइसेंस लिया था ना, तो जहांगीर का लाइसेंस उतने ही एरिया में काम करता था जहां तक मुगलों की सरकार थी। पूरे देश में मुगलों की सरकार कभी भी नहीं रही, पूरे देश में, थोड़े से इलाके में थी। तो मुगलों की सरकार जहां तक थी वहां तो लूटमार कर ली इन्होंने। फिर ये आए बंगाल में, और यहां नई सरकार थी, नया राजा था, वहां भी लाइसेंस लेना था इनको। तो सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि मैं नहीं देता लाइसेंस। क्यों? तो कहता मेरे नाना ने मना किया है। सिराजुद्दौला के नाना थे अली वर्दी खां, उन्होंने सत्ता दी थी सिराजुद्दौला को। ये सिराजुद्दौला अपनी, उसकी जो मां थी वो अली वर्दी खां की बेटी थी, और अली वर्दी खां को कोई बेटा नहीं था, तो बेटी के बेटे को उन्होंने सत्ता सौंपी थी। तो नाना ने कहा था कि देखो, जिंदगी में कभी भी किसी पे भरोसा करना, अंग्रेजों पे मत करना, क्योंकि ये कौम भरोसा करने लायक नहीं है। ये हाथ पकड़ेंगे, तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो ये समझकर वो बैठा था गद्दी पे। तो जब अंग्रेज आया, रॉबर्ट क्लाइव उसके सामने, तो उसने तुरंत मना कर दिया कि मैं तो लाइसेंस नहीं दूंगा, मेरे नाना ने मना किया।
तो ये बोला रॉबर्ट क्लाइव कि अच्छा तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो हम तुम्हारे राज्य पे हमला करेंगे। तो इसने कहा हमले को मैं सामना करूंगा, लाइसेंस नहीं दूंगा, तुम तैयारी कर लो। तो युद्ध की तैयारी हुई, तारीख तय हो गई 23 जून 1757 को युद्ध होगा। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव लड़ेगा, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला लड़ेगा। तो सिराजुद्दौला ने पता कराया कि रॉबर्ट क्लाइव के पास सैनिक कितने हैं। तो उसका दूत गया और ढूंढ के आया तो कहने लगा 350 सैनिक हैं कुल। तो सिराजुद्दौला ने कहा ये तो 20 मिनट में मारे जाएंगे। तो उसने तय किया कि मुझे तो युद्ध में जाने की ही जरूरत नहीं है, मेरा तो सेनापति ही लड़ लेगा जाके। और सेनापति को उसने सेना दे दी और सेना में 18,000 सैनिक। और सेनापति मीर जाफर पहुंच गया युद्ध के मैदान में। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि इतनी बड़ी सेना है तो उसके हाथ पैर फूल गए, और हाथ पैर फूल गए, उसको लगा कि मैं तो मारा जाऊंगा। तो उसने एक चालाकी की, सेना के सेनापति को चिट्ठी भेजी मीर जाफर को कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो, संधि कर लो, तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और उसमें लिखा कि तुमको मैं बंगाल का राजा बनवा दूंगा, हाँ, और हम तुम मिलके सिराजुद्दौला को मार डालेंगे, तुम युद्ध मत करो, संधि कर लो। अब मीर जाफर के मन में लालच आ गया राजा बनने का, और उसने कहा रॉबर्ट क्लाइव ने कि खजाना तुम्हारा हो जाएगा पूरा। तो ये तैयार हो गया मीर जाफर। तो इसने संधि की रॉबर्ट क्लाइव के साथ 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में। युद्ध नहीं हुआ, संधि हुई। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि प्लासी के मैदान में बड़ा भारी युद्ध हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, संधि हुई थी। और उस संधि में मीर जाफर के 18,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के 350 सैनिकों के सामने समर्पण किया, सिर्फ एक लालच में कि कुर्सी मिलेगी मीर जाफर को। अब हुआ क्या कि 18,000 सैनिक समर्पण करके रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना में उनको मिला लिया। ये चालाकी हुई। उसके तो 350 सैनिक थे जो इंग्लैंड से आए थे, इधर 18,000 सैनिक और मिल गए। तो ये 18,000 सैनिक और 350 अंग्रेज सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मारने का अभियान किया। और उस अभियान में हुआ ये कि ये प्लासी के युद्ध में, मैदान जो प्लासी का था ना वो कलकत्ता के पास है, और सिराजुद्दौला की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दूर थी। तो उस राजधानी तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ा, घोड़ों पे बैठ के। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में जो कहानी लिखी है वो सुना रहा हूं आपको मैं। ये वो रॉबर्ट क्लाइव की डायरी से निकली हुई कहानी है। उसमें वो लिख रहा है कि मैंने जब मीर जाफर को संधि में फंसा लिया और मीर जाफर आसानी से फंस गया, तो मुझे लगा कि अब तो बंगाल मेरा हो जाएगा, तो बंगाल के राजा को मारना है बस, सिराजुद्दौला को। तो वो कहता है मैं, मीर जाफर, मेरे पीछे 350 सैनिक और उसके पीछे भारत के 18,000 सैनिक, हम सब गए सिराजुद्दौला को मारने के लिए। तो सड़क के किनारे से जहां जहां से हम गुजरे, हजारों भारतवासियों ने हमें देखा और हमारे जुलूस पर तालियां बजाई, लेकिन किसी भारतवासी ने हमें पत्थर उठा के नहीं मारा। वो कहता है मैं घोड़े पे आगे चलता था, मेरे पीछे 350 सैनिक थे, उसके पीछे 18,000 भारत के सैनिक थे, और सड़क के दोनों तरफ भारतवासी खड़े होकर तालियां बजाते थे। मेरे ऊपर अगर किसी भी एक भारतवासी ने पत्थर उठा के मारा होता और सैकड़ों भारतवासियों ने उसका अनुकरण किया होता पत्थर मारने का, तो हम तो उसी दिन मर जाते और भारत का इतिहास तो कुछ और हो गया होता। लेकिन चूंकि किसी ने पत्थर नहीं मारा, हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एक दिन जाकर हमने सिराजुद्दौला को मार दिया। फिर मीर जाफर को राजा बना दिया। फिर एक दिन मैंने मीर जाफर को मरवा दिया, मीर कासिम को राजा बनाया। फिर एक दिन मीर कासिम को मरवा के मैं खुद राजा हो गया बंगाल का। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। और जब शासन स्थापित हुआ
तो लूट मार और ज्यादा की उन्होंने, फिर तो सरकार उनकी हुई। तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने भारत के सबसे मशहूर राज्य बंगाल को लूटा, जो सबसे ज्यादा समृद्धशाली था। 6 साल में लूटता रहा, 6 साल के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे लंदन वापस बुला लिया गया। तो उसने कहा लूट का माल तो लेके जाना था लंदन, मैं लेके गया। तो लूट का माल ये जो लंदन लेके गया, तब इसने बेईमानी की। बेईमानी क्या की कि राजा को कुछ नहीं दिया, जबकि हिस्सा देना था राजा को लूट का, और राजा के कर्मचारियों को भी नहीं दिया। तो राजा ने इसके खिलाफ एक मुकदमा चलवाया, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। उस मुकदमे की सुनवाई में रॉबर्ट क्लाइव से पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए? तो उसने कहा कि मैं सोने के सिक्के लाया, चांदी के सिक्के लाया, हीरे जवाहरात लाया। कितना लेके आए? तो उसने कहा गिना तो नहीं है, लेकिन अंदाजा बता सकता हूं। तो कितना? तो उसने कहा भारत से सोने के सिक्के लंदन लाने के लिए, हीरे जवाहरात लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए। पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए, तब मैं पूरा माल लंदन लेके आया। तो अंग्रेजों का राजा उछल गया। उसने कहा 900 जहाज? कहा हाँ। नाव तो नहीं? उसने कहा जहाज। तो फिर उससे पूछा गया एक जहाज में कितना माल आता है? उसने कहा 60 से 70 मीट्रिक टन। एक जहाज में इतना माल आए, ऐसे 900 जहाज लूट कर मैं लाया हूं भारत से। आप अंदाजा लगाओ, एक अंग्रेज ने लूटा हुआ ये था सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात। उसका मैंने आज के हिसाब से आकलन किया कि अगर वो 900 जहाज पानी के सोना ही गया हो तो कितना बैठता है। तो आज के मूल्य के हिसाब से वो करीब करीब 17 से 18 लाख करोड़ रुपए बैठता है। एक अंग्रेज ने लूटा उतना। फिर क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने तो रास्ता खोल दिया लूट का। फिर दूसरा आ गया, उसकी जगह पर एक दूसरा अधिकारी आया, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा फिर इस देश को। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद तीसरा आ गया विलियम पिट, उसने लूटा इस देश को। फिर चौथा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर पांचवा आ गया इस देश में लॉरेंस, उसने लूटा इस देश को। फिर छठा आ गया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा इस देश को। ऐसे 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल आते रहे, लूटते ही रहे इस देश को। और वो जो लूट मची इस देश में, उसमें ये देश गरीब हो गया। ये देश गरीब नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत पर जो रिसर्च की है, ऐसे 200 इतिहासकार हुए इंग्लैंड में। विलियम डिग्वी हुआ, विलियम डेरिलिम्पल हुआ, जे कैंपवेल हुआ। ऐसे अंग्रेजों के 200 से ज्यादा बड़े रिसर्च स्कॉलर हुए जिन्होंने भारत पर रिसर्च की। और उन सब ने एक बात लिखी है कि भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर है। हम कहते रहते हैं ना सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। विलियम डेरिलिम्पल कहता है कि सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर था। विलियम डिग्वी ने लिखा अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कि भारत जैसा अमीर देश पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने। और विलियम डिग्वी तो कहता है कि दुनिया भर का सारा सोना इकट्ठा होके भारत में आता था। और ये कैसे आया भारत में सारा सोना इकट्ठा होके? भारत में सोना पैदा तो होता नहीं, और हमने सोना कभी किसी देश से लूटा नहीं, फिर कहां से आया? सारे देश का सोना, सारी दुनिया का सोना हमारे यहां क्यों आता था? तब पता चला दस्तावेजों में कि 3000 साल भारत ने दुनिया में निर्यात का व्यापार किया है। खाली निर्यात किया है, आयात नहीं किया, सिर्फ एक्सपोर्ट किया है 3000 साल। और उसके प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या है। हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे 3000 साल सारी दुनिया में, और हमारा कपड़ा इतना बेहतरीन होता था, सारी दुनिया में बिकता था, तौल से बिकता था उस समय कपड़ा। अभी मीटर से बिकता है, पहले तौल से बिकता था। और दस्तावेज मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, आपको भी दिखाऊंगा कभी, कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था,
और उसके बराबर के वजन का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था। सोना हमें मिलता था, कपड़ा हम बेचते थे। हमने 3000 साल कपड़ा बेचकर सोना कमाया, 3000 साल। और 3000 साल दुनिया हमारा कपड़ा पहनती रही है, क्योंकि जितना बेहतरीन कपास भारत में होता था कहीं नहीं होता था। हमने कपड़ा पहनाया दुनिया को, हमने कपड़ा बनाना सिखाया पूरी दुनिया को।